सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं मिडसमर के बारे में। ये कहानी है डैनी की, जिसकी जिंदगी बिल्कुल ही निराशा से भरी हुई होती है और इसी निराशा के बीच वो कहीं जाने का निर्णय लेती है और वो जगह इसकी जिंदगी और इसकी सोच को बदल के रख देती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम डैनी को देखते हैं जो अभी अपनी बहन का संदेश पढ़ रही है और उसकी बहन ने लिखा है कि वो पूरी दुनिया से तंग आ चुकी है और वो सब कुछ छोड़ के यहाँ से जा रही है और अपने साथ अपने माता पिता को भी लेकर के जा रही है। और ये संदेश देखते ही डैनी बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसकी बहन को बाइपोलर डिसऑर्डर है और इस बीमारी में इंसान के व्यवहार में बहुत ही जल्दी बदलाव आता है और किसी को पता नहीं होता कि वो आदमी अब क्या करेगा। इसीलिए डैनी डर जाती है क्योंकि उसे इस बात का डर है कि कहीं उसकी बहन सुसाइड ना कर ले। इसीलिए वो अपनी बहन को कॉल करती है, लेकिन उसकी बहन का फोन स्विच ऑफ होता है। डैनी बार बार कोशिश करती है लेकिन उसका संपर्क उसकी बहन से नहीं हो पाता है। तब वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है जिसका नाम है क्रिश्चियन और क्रिश्चियन से पूछती है कि क्या वो आज रात उसके पास आ सकता है और क्रिश्चियन कहता है कि हाँ वो आएगा। तभी हम क्रिश्चियन को देखते हैं जो कि अपने 3 घनिष्ठ मित्रों के साथ एक जगह बैठ के पार्टी कर रहा है और इसके दोस्तों के नाम हैं पेले, जॉश और मार्क। और यहाँ पे इसके दोस्त इसे कहते हैं कि तुम अभी भी उस लड़की के साथ क्यों हो, वो लड़की तुम्हें एक दिन पागल बना देगी, वो दिन भर तुम्हें पागलों की तरह कॉल करते रहती है जिससे तुम हमेशा ही परेशान लगते हो, इसीलिए उसे छोड़ो और कोई दूसरी लड़की पटाओ क्योंकि तुम्हें तो कोई भी मिल सकती है। तभी हमें पता चलता है कि क्रिश्चियन भी डैनी को पसंद नहीं करता और क्रिश्चियन सिर्फ एक मौके की तलाश में है जब वो डैनी से ब्रेकअप कर सके। और ये सारी बातें चली रही होती हैं, तभी क्रिश्चियन का फोन बजता है और वो देखता है कि डैनी ने उसे वापस कॉल किया है। तभी हमें पता चलता है कि डैनी की बहन ने खुदकुशी कर लिया है और उसने अपने साथ साथ अपने माता पिता को भी मार दिया है। और इन तीनों की मौत बड़े ही दर्दनाक तरीके से हुई है क्योंकि इसकी बहन ने सबको मारने के लिए और खुद मरने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल किया है। और ये खबर मिलते ही क्रिश्चियन पहुंचता है डैनी के पास, जहां डैनी इसके गोद में अपना सर रख के फूट फूट के रोती है। फिर क्रिश्चियन अगले दिन उसे एक पार्टी के बारे में बताता है और कहता है कि उसे भी चलना चाहिए क्योंकि वहां जाने से उसका मूड ठीक होगा। और फिर डैनी मान जाती है और उस पार्टी में चली जाती है। और वहां जाते ही डैनी को पता चलता है कि क्रिश्चियन अपने सारे दोस्तों के साथ स्वीडन जा रहा है और इन सबको वहां पे पेले लेकर के जा रहा है क्योंकि वहां पे एक गांव है जहां पे पेले के पूर्वज रहा करते थे और हर एक 90 साल के बाद वहां पे एक त्योहार होता है जो कि बहुत ही अनोखा होता है। और ये बात सुनते ही डैनी नाराज हो जाती है कि इस बारे में क्रिश्चियन ने उसे पहले क्यों नहीं बताया और वो इस बात को छुपा क्यों रहा था, क्योंकि डैनी को क्रिश्चियन के प्लानिंग के बारे में नहीं पता। क्रिश्चियन की प्लानिंग थी कि वो हारगा जाएगा और वहीं से इससे ब्रेकअप कर लेगा। लेकिन जब क्रिश्चियन निराश देखता है डैनी को तो उसे मनाने के लिए महज एक औपचारिकता पूरी करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ हारगा चलो, क्योंकि उसे लग रहा था कि डैनी वहाँ जाने के लिए नहीं मानेगी। लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो जाता है क्योंकि डैनी जाने के लिए मान जाती है। फिर अगले दिन क्रिश्चियन ये बात अपने दोस्तों को बताता है तो उसके दोस्त इस पे बहुत ही गुस्सा होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे डैनी आ जाती है इसलिए वो चुप हो जाते हैं। तभी डैनी की मुलाकात होती है पेले से और क्रिश्चियन के तीनों दोस्तों में से पेले ही एक ऐसा आदमी है जो कि डैनी के आने से खुश है, इसीलिए वो डैनी से अपनी खुशी जाहिर करता है और कहता है कि तुम्हारे आने से मैं बहुत ही खुश हूँ। और फिर वो डैनी को उस त्योहार के बारे में बताता है और कहता है कि हर एक साल वहाँ पे एक रानी चुना जाता है त्योहार के अंत में और पिछले वर्ष मेरी बहन ने वो खिताब जीता था और इसीलिए त्योहार इतना ज्यादा खास है। इस बार तुम्हें भी उस चीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। फिर बातों ही बातों में पेले कहता है कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक अनाथ हूँ और मेरे माता पिता भी थोड़े वक्त पहले आग में जल के मर गए थे। और इस बात को सुनते ही डैनी बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और भाग करके वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ रोने लगती है। और फिर उसके थोड़े वक्त के बाद ये लोग स्वीडन के लिए निकल पड़ते हैं और स्वीडन पहुंचने के बाद ये लोग त्योहार वाली जगह पे जा ही रहे होते हैं, लेकिन उससे थोड़ा दूर पहले रुक जाते हैं जहाँ पे पेले अपने भाई से इन्हें मिलवाता है जिसका नाम होता है इंगमार। और इंगमार के साथ भी उसके 2 दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है साइमन और कोनी। और इंगमार इन लोगों से थोड़ी देर बात करता है, उसके बाद इन्हें कुछ ऑफर करता है जिसे वो मशरूम टी कहता है, लेकिन वो चीज बहुत ही नशीली होती है जिसे लेने के बाद सारे लोग अपना होशो हवास खो देते हैं। फिर इस चीज का सबसे बुरा असर होता है डैनी पे, उसे कुछ बहुत ही परेशान करने वाले दृश्य नजर आने लगते हैं जिनसे परेशान होकर के वो इधर उधर भागने लगती है और अंततः वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और 6 घंटे तक वो उसी हालत में रहती है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि मौसम बिल्कुल वैसा का वैसा है, जिसे देख के वो परेशान हो जाती है क्योंकि इस वक्त यहाँ पे रात होनी चाहिए।
तब इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे रात बिल्कुल छोटी होती है और इतनी छोटी होती है कि लोगों को पता भी नहीं चलता। और फिर ये सारे लोग निकल पड़ते हैं उस जगह पे जहाँ ये त्योहार होने वाला है। और वहाँ पहुँचते ही ये लोग देखते हैं कि यहाँ के सारे लोगों ने सफेद पोशाक पहन रखा है और इस जगह के लोग बड़े ही अजीब तरीके से बात करते हैं और इस पूरे जगह को बहुत ही अजीब तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पे बड़े ही अजीब अजीब घर होते हैं और सबसे अजीब घर होता है जो पीले रंग का होता है और उस घर में जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। और फिर सारे लोग यहाँ पे घूमने लगते हैं और इनका स्वागत बड़े ही अच्छे तरीके से किया जाता है। तभी यहाँ की सारी लड़कियां नाचना शुरू कर देती हैं और उसी बीच एक लड़की पैर मारती है क्रिस्टीन को, जिसका नाम है माजा। और जिस तरीके से वो क्रिस्टीन को देखती है उसे देख के ऐसा लगता है कि वो इसके प्रति आकर्षित हो चुकी है। और इस डांस के बाद हम सारे लोगों को भोजन करते हुए देखते हैं, लेकिन खाने के मेज पे बैठने के बाद भी सब लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए कोई भी नहीं खाना खा रहा। तभी वहाँ पे दो बुजुर्ग लोग आते हैं और आने के बाद वो जैसे ही खाना शुरू करते हैं उनके बाद ही सारे लोग भोजन करते हैं। और फिर समय ऐसे ही बीतते जाता है और हमें इन लोगों का सबसे भयानक और खतरनाक अनुष्ठान देखने को मिलता है, जब दो बुजुर्ग लोगों को पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे लेकर के जाया जाता है और वहाँ पे कुछ लोग उनके हाथ को चाकू से काटते हैं जिससे खून निकले, ताकि वो उस खून को एक पत्थर पे लगा सके, क्योंकि ये चीज भी इनके अनुष्ठान का एक हिस्सा है। तभी हमें एक और भयानक मंजर देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि वो बूढ़ी महिला ऊपर से कूदती है और चट्टान से टकरा के मर जाती है और उसके थोड़े ही क्षण के बाद वो बुजुर्ग आदमी भी ऊपर से कूदता है, लेकिन वो मरता नहीं है बल्कि उसकी दोनों टांगे टूट जाती है और वो दर्द से कराह रहा होता है। तभी यहाँ से कुछ लोग जाते हैं जिनके हाथ में लकड़ी का हथौड़ा होता है, जिससे वो उस बुजुर्ग आदमी का सर कुचल देते हैं, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और बाहर से आए हुए सारे लोगों के लिए ये मंजर बहुत ही भयानक होता है। और इस चीज को देखने के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान होता है तो वो होते हैं साइमन और कोनी। तब वहाँ की एक महिला इन्हें समझाना शुरू करती है कि हारका के परंपरा के मुताबिक किसी भी मनुष्य की आयु सिर्फ और सिर्फ 72 वर्ष होती है और ये दोनों लोग 72 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। लेकिन इस भयानक मंजर ने साइमन और कोनी को अंदर से झकझोर दिया है, इसीलिए उन लोगों ने यहाँ से जाने का फैसला किया है। फिर अगले सुबह हम कोनी को देखते हैं जो कि अकेली है और वो साइमन को ढूंढ रही है। तभी उसे एक आदमी मिलता है जिससे वो पूछती है कि साइमन कहाँ है। तो वो आदमी कहता है कि साइमन यहाँ से अकेला निकल चुका है। लेकिन कोनी को इन बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि साइमन उसे अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। लेकिन वो आदमी कहता है कि हमने खुद उसे एक गाड़ी में जाते हुए देखा है और हम बहुत ही जल्द आपको भी भेज देंगे। फिर इन सारी बातों को सुन के हमें पता चलता है कि ये लोग किसी को भी यहाँ से शायद नहीं जाने देंगे, इसीलिए उन लोगों ने साइमन को गायब किया है या फिर मार दिया है और वो बहुत ही जल्द कोनी को भी मार देंगे। और यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि सिर्फ साइमन और कोनी ही जाने का फैसला नहीं कर रहे, बल्कि डैनी भी यहाँ से जाना चाहती है। तभी उसके पास पेले आता है और उसे समझाता है और धीरे धीरे उसे मना लेता है ताकि वो यहाँ रुके, और डैनी रुक भी जाती है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों बुजुर्ग की लाशों को जलाया जा रहा है और उन्हें जलाने के बाद उनकी अस्थियों को एक पेड़ पर समर्पित कर दिया जाता है। और ये पेड़ हजारों वर्षों से यहाँ पे है और न जाने इनकी कितनी पीढ़ियों की अस्थियां इसी पेड़ को समर्पित की गई हैं। लेकिन मार्क इस बात से बेखबर होता है, इसीलिए मार्क उस पेड़ पे पेशाब कर देता है, जिसे देख के सारे लोग भड़क जाते हैं और सबसे ज्यादा एक युवक भड़का हुआ होता है जो कि मार्क को मारने पे उतारू हो गया होता है। तब पेले उन लोगों को रोकता है और वो मार्क को भी समझाता है। तभी दूसरी तरफ हम जॉश को देखते हैं जो कि इस त्योहार के बारे में थीसिस लिख रहा है और इस त्योहार के बारे में ज्यादा जानकारियां इकट्ठा करने के लिए वो एक व्यक्ति से मिलता है ताकि वो अनुमति ले सके। फिर वो आदमी कहता है कि तुम जितनी चाहो थीसिस लिख सकते हो, हमें कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन तुम यहाँ का पता या फिर किसी का नाम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर वो आदमी जॉश को एक किताब दिखाता है जिसमें बहुत सारी जानकारियां होती हैं और इस किताब को देखते ही जॉश कहता है कि क्या मैं इस किताब की कुछ तस्वीरें ले सकता हूँ। और ये बात सुनते ही वो आदमी भड़क जाता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं। और उसके बाद ये आदमी मार्क को बताता है कि आखिर इस किताब को कौन लिख रहा है, क्योंकि इस किताब के कुछ पन्ने अभी भी खाली हैं। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो इस किताब को लिखता है और इसका चेहरा बहुत ही भयानक है और यहाँ के सारे लोग इस आदमी को कोई दूत मानते हैं। और ये सब होने के बाद जॉश पहुंचता है बाकी लोगों के साथ खाना खाने के लिए। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और मार्क को अपने साथ चलने के लिए कहती है और मार्क को लगता है कि वो लड़की उसे पसंद करती है, क्योंकि मार्क जब से यहाँ पे आया है तब से वो लड़की उसे घूर रही थी। फिर मार्क उसके साथ चला जाता है। फिर रात होती है और बीच रात में जॉश उठता है और जाता है उस कमरे में जहाँ पे वो किताब रखी हुई होती है और फिर जल्दी जल्दी उस किताब की तस्वीरें लेने लगता है। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है
और वो जैसे ही घूमता है उसे लगता है कि ये मार्क है, इसीलिए वो मार्क से कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तभी कोई पीछे से जॉश पे वार करता है और जॉश बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसके चेहरे के ऊपर मार्क का चेहरा लगा हुआ है और इस आदमी के चेहरे पे सिर्फ मार्क के चेहरे की चमड़ी लगी हुई है, यानी कि इन लोगों ने मार्क को मार दिया है और उसकी चमड़ी उधेड़ दी है क्योंकि उसने इनके पूर्वजों के अस्थियों पे पेशाब किया था। फिर अगले दिन क्रिश्चियन और डैनी अपने बाकी दो दोस्तों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। तभी डैनी और क्रिश्चियन के पास दो लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारी पवित्र किताब गायब है और तुम लोगों के दो दोस्त भी गायब हैं, इसलिए हमें लगता है कि कहीं वही इस किताब को तो नहीं ले गए। फिर क्रिश्चियन कहता है कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो हमें कुछ भी बता के नहीं गए, इसलिए हमें कुछ भी पता नहीं कि अभी वो कहाँ हैं। लेकिन कबीले के सारे लोगों को पता होता है कि आखिर उन दोनों के साथ क्या हुआ है। तभी यहाँ का त्योहार शुरू हो जाता है और सारी लड़कियां डैनी को भी अपने साथ लेकर के जाती हैं इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए। और इस प्रतियोगिता के शुरुआत में ही इन्हें कुछ ऐसा पिला दिया जाता है जो कि नशीला होता है और ये त्योहार का नियम है कि सारी लड़कियों को कुछ नशीली चीजें पिलाई जाएंगी। फिर ये लड़कियां एक पेड़ के गोल गोल घूम के नृत्य करेंगी और जो भी लड़की नशे की हालत में या गोल चक्कर खाने से नीचे गिर जाएगी वो इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी और जो लड़की अंत तक नहीं गिरेगी उसे इस प्रतियोगिता की रानी का खिताब दिया जाएगा। फिर प्रतियोगिता शुरू होती है और धीरे धीरे करके सारी लड़कियां गिरती जाती हैं। बीच बीच में डैनी को भी चक्कर आता है, लेकिन वो अपने आप को संभालती है और वो अंत तक टिकी रहती है। फिर थोड़े समय के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब डैनी इस प्रतियोगिता को जीत जाती है और उसे सम्मानित किया जाता है और फूलों का बना हुआ एक ताज पहनाया जाता है। तभी दूसरी तरफ हम क्रिश्चियन को देखते हैं जिसे एक महिला बहुत ही अनोखी जगह पे लाई है और बताती है कि किस्मत ने तुम्हें चुना है मजा के साथ शरीर संबंध बनाने के लिए, जिसके द्वारा तुम उसे एक संतान दोगे। और ये सब सुन के क्रिश्चियन भी मना नहीं कर पाता है क्योंकि वो पहले से ही मजा को पसंद करने लगा था। फिर क्रिश्चियन को तैयार किया जाता है और उसी प्रोसेस में उसे कुछ ऐसा सुंघा दिया जाता है जिससे वो अपना होशो हवास खो देता है। तभी उसे एक कमरे में लेकर के जाया जाता है और हम देखते हैं कि इस जगह पे मजा बीच में लेटी हुई है और उसकी चारों तरफ बहुत सारी औरतें हैं। और जब क्रिश्चियन और मजा दोनों संभोग कर रहे होते हैं तब वो औरतें बहुत ही अजीब अजीब आवाजें निकाल रही होती हैं। इसी बीच में सारे लोग डैनी को यहाँ से दूर लेकर के जा चुके होते हैं और उससे अलग तरीके का अनुष्ठान करवा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही डैनी वहाँ से वापस आती है वो क्रिश्चियन को ढूंढती है और कहती है कि वो कहाँ है। तो लोग बताते हैं कि अभी वो बहुत दूर है। तभी उसे ये आवाजें सुनाई पड़ती हैं और वो दौड़ती हुई इस जगह पे आती है और एक छोटे से छेद से देखती है कि क्रिश्चियन मजा के साथ संभोग कर रहा है, जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा टूट जाती है और फूट फूट के रोने लगती है और उसका ये रोना कम ही नहीं हो रहा होता है। तभी उसके साथ साथ कबीले की सारी लड़कियां भी रोने लगती हैं और वो जोर जोर से चिल्ला के रोती हैं। तभी दूसरी तरफ हम क्रिश्चियन को देखते हैं जो कि अब होश में आ चुका है, इसीलिए वो कमरे से दौड़ता हुआ भागता है और जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि एक आदमी को जमीन में दफन कर दिया गया है और उसका सिर्फ पैर बाहर है और ये लाश होती है जॉश की, क्योंकि जॉश के अलावा यहाँ पे और दूसरा कोई भी काला आदमी नहीं था। और इस चीज को देख के क्रिश्चियन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सामने वाले घर में घुसता है। फिर वहाँ जाते ही उसके सामने एक और भयानक मंजर आता है और वो देखता है कि साइमन की पूरी बॉडी से मांस निकाल दिया गया है और सिर्फ उसकी चमड़ी को ऊपर टांग दिया गया है और ये मंजर देखने में बहुत ही भयानक लगता है। और क्रिश्चियन ये सारी चीजें देख रहा होता है तभी उसके पीछे एक आदमी आता है और उसकी आंखों में कुछ ऐसा फेंक देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर हम इस त्योहार का आखिरी दृश्य देखते हैं जहां सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि इस त्योहार को खत्म करने के लिए 9 लोगों की बलि दी जाती है ताकि इनके कबीले में हमेशा ही शांति बनी रहे, जिसमें 4 लोग बाहर के होते हैं और 4 लोग इस कबीले के होते हैं और आखिरी आदमी को इस प्रतियोगिता की रानी चुनती है। फिर हमें सारे लोगों के बारे में पता चलता है जिनकी बलि दी गई है, जिसमें जो 4 बाहर के लोग थे वे थे जॉश, मार्क, कोनी और साइमन। और कबीले के 4 में से 2 लोग थे, वो दोनों बुजुर्ग आदमी। इसलिए अभी भी 3 लोगों की बलि बाकी है, जिनमें 2 लोग इस कबीले के होंगे और एक इंसान को यहाँ की रानी चुनेगी। और अभी यहाँ की रानी है डैनी, जिसके हाथ में ये फैसला है कि वो किसे चुनेगी, क्या वो आदमी इस कबीले का होगा या फिर बाहर का होगा। और बाहर का अभी सिर्फ एक ही इंसान बचा है और वो है क्रिश्चियन। तभी हम डैनी को देखते हैं जो फैसला लेती है कि वो क्रिश्चियन की बलि देगी, क्योंकि डैनी को वो सारी बातें पता चल चुकी है। जो चीज भी क्रिश्चियन ने उसके साथ किया था, उसने कभी भी इसकी कदर नहीं की, इससे ब्रेकअप करना चाहता था और अंत में उसने इसे धोखा भी दिया। तभी बलि की शुरुआत होती है और इस कबीले के सारे लोग एक भालू के शरीर को फाड़ के उसके अंदर से सारा मांस निकालते हैं और फिर उसकी चमड़ी के अंदर क्रिश्चियन को डाल देते हैं। और इन सारे लोगों को एक अलग कमरे में लेकर के जाया जाता है जहाँ 3 जिंदा लोग होते हैं और इसके अलावा बाकी वो सारे लोग होते हैं जो मर चुके हैं, लेकिन उनकी चमड़ियां यहाँ पे होती हैं।
फिर जल्दी ही इस पूरे घर को आग लगा दिया जाता है। फिर सारे जलने लगते हैं और जिंदा लोग दर्द से कराह रहे होते हैं। तभी बाहर के सारे लोग भी दर्द में चिल्लाते हैं और उनके साथ साथ डैनी भी थोड़े वक्त तक रोती रहती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब डैनी के चेहरे पे मुस्कान होती है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। और अंत में डैनी के चेहरे पे मुस्कान इसलिए होती है क्योंकि अब उसे जिंदगी में कुछ हासिल हुआ है और पहली बार उसे इतनी तवज्जो दी गई है कि उसके कहने पे किसी को मार दिया गया है। क्योंकि अभी से पहले डैनी की जिंदगी बिल्कुल निराशा भरी थी, लेकिन आज से उसकी जिंदगी बदल चुकी है क्योंकि आज उसे खास होने का मौका दिया गया है और सारे लोगों ने उसे इस बात का एहसास दिलाया है कि वो खास है। इसीलिए डैनी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए मुस्कुराती है और अब कहीं शायद वो यहीं रह जाए। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।